में पुलिस लाइंस की मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ। पुलिस एहलकारों और इमाम मस्जिद समेत 32 अफराद शहीद हो गए। A devastating suicide bomb rocked Pakistan with several killed and injured. Explosion happened in Islamabad in the 110/3 area. कुछ दिन पहले पाकिस्तान में पुलिस लाइन की मस्जिद में धमाका होता है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। इसके बाद कोयटा में धमाका होता है। ये वीडियो बन रही थी, वैसे ही कोयटा के अंदर एक और धमाका होता है। उनके डाटा के मुताबिक 2021 और 2022 के दरमियान तकरीबन 500 से ज़्यादा अटैक हुए हैं, जिसके अंदर 1700 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं और तकरीबन 900 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। जबकि इन तमाम डाटा के अंदर तकरीबन 9 महीने का ट्रूस वाला पीरियड शामिल नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किस वर्ज पे खड़ा है टीटीपी को और धमाकों को लेकर। आज की पॉइंट ऑफ ऑर्डर की इस वीडियो में हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये टीटीपी है क्या, इसका वजूद क्या है, और आखिर जब पाकिस्तान की फ़ौज ने ये चीज़ क्लेम की थी कि हमने अमन हासिल कर लिया, तो आखिर टीटीपी का रिसर्जेंट जो है वो दोबारा क्यों हुआ है। टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का वजूद तकरीबन 2002 या 2003 से मिलता है, जब बैतुल मसूद के पास अलकायदा और अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं वो इसलिए आए थे क्योंकि वहाँ पर अमेरिकन ऑपरेशन जो है वो जारी हो चुका था, तो वो रेफ्यूज लेने के लिए अफ़गानिस्तान से ट्राइबल एरियाज़ के अंदर आए थे। वजह है कि टीटीपी के जितने भी लोग हैं वो ऑलरेडी मुजाहिदीन बनकर 1980s के अंदर वॉर का हिस्सा बनते रहे थे, तो वो वॉर वेटरन ऑलरेडी थे और उनके ताल्लुकात अलकायदा और तालिबान से इससे पहले भी मौजूद थे। लेकिन मसला तब पैदा होता है जब पाकिस्तान की फ़ोर्स अमेरिका का साथ देते हुए ट्राइबल एरियाज़ के अंदर जाती है, शवाल वैली के अंदर इंटर होती है, तो वैसे ही टीटीपी की तरफ से ऐलान कर दिया जाता है। फिर उसके बाद लाल मस्जिद का वाक़या और इस तरह के काफ़ी डरोन अटैक इस बात के रीज़न बनते हैं कि टीटीपी पाकिस्तान के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देती है। अब ऐसे में टीटीपी अकेली नहीं होती है, बल्कि उसके साथ अलकायदा, अफ़गान तालिबान और इस तरह से छोटे बहुत स्प्लिंटर ग्रुप होते हैं जो मिलकर पाकिस्तानी एजेंसी के खिलाफ वॉर जो है वो शुरू कर देते हैं। और टीटीपी की इंसर्जेंसी पाकिस्तान के खिलाफ 2014 और 13 के अंदर पीक पे पहुंचती है। फिर जैसे ही पेशावर अटैक होता है उसके बाद ज़रब अज़ब का ऐलान किया जाता है। और अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा कॉन्टैक्ट पहुँच सके। और ज़रब अज़ब के ऐलान के बाद आहिस्ता आहिस्ता टीटीपी कमज़ोर होती जाती है। लेकिन उसके अलावा हकीमुल्लाह 2013 के अंदर मारे जाते हैं एक ड्रोन अटैक के अंदर। इसके बाद एक क्राइसिस भी पैदा होता है टीटीपी के अंदर, जिसकी वजह से टीटीपी वीक होती है। टीटीपी की रिसर्जेंसी से पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि आखिर टीटीपी कमज़ोर क्यों हुई थी, क्यों पाकिस्तान के अंदर एक जो लहर आई थी 2 या 3 साल के अंदर वो क्यों पैदा हुई थी। पहले अगर हम देखते हैं तो हकीमुल्लाह 2013 के अंदर मारे जाते हैं। उसके बाद फजलुल्लाह जो हैं वो टीटीपी की कमान संभालते हैं। अब फजलुल्लाह वैसे महसूद नहीं होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी महसूद ग्रुप जो हैं वो टीटीपी छोड़ देते हैं। फिर टीटीपी ये भी कोशिश करती है कि पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट करे। लीडरशिप को लेकर और इंटरनल फाइटिंग को लेकर काफ़ी सारे ग्रुप जो हैं वो टूट जाते हैं। जैसा कि एहरारुल हिंद जैसी जमात इसलिए छोड़ जाती है कि पाकिस्तानी आर्मी के साथ नेगोशिएशन जारी होती है। फिर उसके अलावा उस वक्त ISKP जो कि IS का स्प्लिंटर ग्रुप है जो कि शाम के अंदर अपनी जंग लड़ रहा होता है, उसकी कुछ शाखें पाकिस्तान के अंदर और अफ़गानिस्तान के अंदर भी बना दी जाती हैं, जिसे ISKP यानी कि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस का नाम दिया जाता है। और तो इसलिए काफ़ी सारे लोग जैसा कि उमर खालिद खुरासानी जो कि जमात अहरार के भी मेंबर होते हैं और अपनी उनकी जमात अहरार भी होती है, तो 2014 में वो टीटीपी छोड़कर ISKP के अंदर चले जाते हैं और अपने एक अलग ग्रुप बनाते हैं। इस तरह हाफिज़ सईद खान भी टीटीपी छोड़कर अपना अलग ग्रुप बनाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो टीटीपी के स्पोक्स पर्सन शाहिदुल्लाह शाहिद, मुफ्ती हसन सवाती और गुल ज़मान, ये तमाम वो ग्रुप हैं जो टीटीपी छोड़ के चले जाते हैं और अपना अलग ग्रुप बनाते हैं। नहीं होता कि टीटीपी बिल्कुल वीक होगी हो, जैसे कि 2016 और 2017 के अंदर टीटीपी ने बादशाह खान यूनिवर्सिटी के ऊपर भी अटैक किया था। फिर उसके अलावा काफ़ी अटैक हमें देखने को मिले थे। हाँ, ये कहा जा सकता है कि टीटीपी थोड़ी कमज़ोर हो गई थी और जिसकी वजह से जो हमले हैं वो कम हो गए थे, लेकिन उसके हमले हमेशा जारी रहे थे। और इस दौरान काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में हमें देखने को मिली थी, जैसे 2018 के अंदर हारून ब्लोर के घर के ऊपर हमला किया जाता है और इस धमाके की वजह से हारून ब्लोर शहीद हो जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि टीटीपी दोबारा से राइज़ कैसे हुई। तो इसके लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर हमें नज़र आता है वो उनकी कमान का चेंज होना है। 2018 में इनके चीफ कमांडर फजलुल्लाह मारे जाते हैं और नूर वली महसूद जो हैं वो लीडर बन जाते हैं। सबसे पहले वो ऑपरेशन मैनूस फॉर द मुजाहिदीन ऑफ टीटीपी जारी करते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि नए सीरीज़ से टीटीपी का राइज़ किया जाए और अपनी धाक जो है वो बिठाई। फिर उसके बाद वो एक अपनी बुक पब्लिश करते हैं इनकलाब महसूद के नाम से, जो कि तकरीबन 700 पेजेस तक लंबी होती है। और उस बुक के अंदर वो एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर वो ये इंसर्जेंसी ही क्यों कर रहे हैं। फिर उनका अपना महसूद ट्राइब से होना भी अपनी वैल्यू को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से काफ़ी महसूद ट्राइब वापस टीटीपी के साथ जुड़ गए। फिर नूर वली मसूद ने कमान संभालते ही एक नई स्कीम का ऐलान किया, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि हम लोकल आबादी को टारगेट नहीं बनाएंगे ताकि हमारे लिजिटिमेसी और लोकल सपोर्ट इंक्रीज़ हो सके। इसलिए 2018 से लेकर अब तक जो उनका मेन टारगेट है वो ज़्यादातर मिलिट्री और पुलिस इदारे ही हैं। जैसा कि पिछले साल की रिपोर्ट का अगर हम देखते हैं तो जितनी सिविलियन अमवात हुई हैं तकरीबन उससे ज़्यादा अमवात सिक्योरिटी एजेंसी इदारों की और पुलिस वगैरह की हुई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टीटीपी ने अपनी स्ट्रेटजी भी चेंज की है जहाँ पे। फिर उसके अलावा अफ़गान तालिबान का रोल कौन भूल सकता है। तो जैसे अफ़गान तालिबान वापस हुकूमत के अंदर आते हैं तो करीबन 800 प्रिजनर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के छोड़ दिए जाते हैं, जिसमें मुल्ला फ़कीर अहमद का नाम सबसे वाज़ेह है,
जो कि टॉप टीटीपी कमांडर हैं, जो पहले जेल में थे, जिसे तालिबान आके छोड़ देते हैं। फिर उसके अलावा 2019 के अंदर जब मर्जिंग होती है, जिसे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह बाकी जमातें वापस आकर टीटीपी मिलते हैं, उसकी मॉडरेशन भी तालिबान, जो अफ़गानिस्तान वाले तालिबान हैं, उन्होंने करवाई थी। फिर उसके अलावा काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज़ जो कि तालिबानों की तरफ से देखने को मिलती हैं, वो ही टीटीपी ने कॉपी की हैं और उसी तरह ही अपने आप को चलाने की कोशिश की है। जैसा कि अपना गोल उन्होंने एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से हटाकर रीजनल कर लिया और अलकायदा से काफ़ी हद तक दूरी इख्तियार की। फिर जैसे ही इनके ऊपर चाइनीज़ के ऊपर अटैक का इल्ज़ाम लगता है तो वो उससे भी कह देते हैं कि हमने नहीं। अब देखा जाए तो टीटीपी के सामने 3 बड़े इश्यूज़ थे जो उसने कंट्रोल करने थे। सबसे पहला इशू ये था कि अपनी लेजिटिमेसी की फ़ाइट लड़नी थी। लेजिटिमेसी इसलिए ज़रूरी थी ताकि नए आने वाले तालिबान या न्यू रिक्रूटमेंट जो है वो की जा सके और अपनी जो जमात है उसे रूबरू और हमेशा जो है उसे सरसब्ज रखा जा सके। उसके अलावा जो दूसरा बड़ा इशू था वो ये था कि जो अपने साथ वाली मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें बीट किया जाए। जैसे कि लश्कर तैयबा, लश्कर जंगवी और एसएसपी जैसे जमातें जो हैं वो मौजूद हैं, उन्हें बीट करना। और कुछ पश्तून मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि ISKP और ऐसी डिफरेंट जो जमातें हैं उन्हें बीट करके उन्हें अपने साथ मर्ज करना। जो तीसरी बड़ी चीज़ थी वो ये थी कि जो ऑलरेडी मुल्क के अंदर पीसफुल जमातें हैं जिनका मकसद सेम है, जैसा कि PTM है जिनका मकसद फाटा के अंदर जो है वो काफ़ी हद तक ऑटोनॉमी लेके आना है, इस तरह काफ़ी इस्लामी जमात इस्लामी जिस तरह जिनका इस्लामिक और एथनिक दोनों मकसद हैं वो पूरा करना चाहते हैं लेकिन पीसफुल तरीके से, तो उनको भी बीट करना अपनी आइडियोलॉजी के थ्रू। ये बड़े 3 इशूज़ हैं जो टीटीपी ने कंट्रोल करने थे और कमांड करने थे और इनके ऊपर काबू पाना था अपने आप को दोबारा से एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। अब होता यह है कि 2019 में नूर वली के आने के बाद काफ़ी सारी जमातें जो हैं वो वापस आना शुरू हो जाती हैं। जैसा कि हरकत इस्लाम ग्रुप होता है वो उमर मुकर्रम खुरासानी के लीडरशिप में वापस आ जाते हैं। फिर उसके अलावा उमर खालिद जो है वो JUA के होते हैं, वो वापस आ जाते हैं। JUA से मुराद यहाँ पे जमात अहरार है जो कि स्प्लिंटर ग्रुप था, 2014 में अलग हो गया था, वो वापस आ जाता है। फिर उसके बाद उमर सैफुल्लाह कुर्द ग्रुप होता है, वो वापस आ जाता है। फिर उसके बाद लश्कर जंगवी की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट जो है वो देखने को मिलती है। इन तमाम मर्जर के अंदर जो हैरत अंगेज़ बात ये थी कि इसकी मॉडरेशन जो है वो अलकायदा ने करवाई थी। मर्जर के बाद जो आइडियोलॉजी की बारी आती है तो हमें नूर वली मसूद सोशल मीडिया पर आते फतवा देते नज़र आते हैं। अब इसको कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी सारे उलमा जैसे कि मुफ्ती तकी उस्मानी भी इनसे मिल चुके हैं, लेकिन को खातर खा चीज़ देखने को नहीं मिली है। फिर उसके अलावा अगर हम रसाई की और चलने फिरने और लॉजिस्टिक की बात करते हैं तो हमें अफ़गान तालिबान का रोल बहुत मेजर नज़र आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अंदर टीटीपी का रोल बहुत वाज़ेह नज़र आता है क्योंकि तालिबान की सपोर्ट इन्हें मौजूद है। फिर उसके अलावा कुनार प्रोविंस के अंदर भी इनकी काफ़ी ज़्यादा मौजूदगी जो है वो देखी जा चुकी है। इसको कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान ने अप्रैल 2021 के अंदर जो है वो बॉम्बिंग भी की थी, जिसका हमें रिस्पॉन्स काफ़ी बुरा देखने को मिला था। लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान काफ़ी दफ़ा कुनार और खोज प्रोविंस के अंदर भी एरियल बॉम्बिंग की धमकी दे चुका है और उसमें पाकिस्तान तालिबान को भी पुश कर रहा है कि वो टीटीपी को ख़त्म कर सकें। लेकिन काफ़ी सारी रीज़न है जिसकी वजह से टीटीपी को अफ़गानिस्तान के अंदर कंट्रोल करना नामुमकिन है। जैसा कि टीटीपी हमेशा मुल्ला उमर की बैत में रहे हैं और उनकी आइडियोलॉजी मोर और लेस सेम है। फिर उसके अलावा अगर इन्हें वाइप आउट किया जाता है तो अफ़गानिस्तान के अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिलेगा। फिर उसके अलावा ISKP की जो प्रेजेंस है अफ़गानिस्तान के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर तालिबान इन्हें ख़त्म करने जाते हैं तो टीटीपी उन्हें ये डर है कि टूट कर ISKP का हिस्सा ना बन जाए और ये तालिबानों के सरद दर्द दोबारा ना बन जाए। अब ऐसे में 2021 के अंदर पाकिस्तान ने तकरीबन 100 के करीब कैदीन के छोड़े। फिर इसके अलावा पाकिस्तान ने तकरीबन 6 से 8 महीने का सीज़ फायर 2020-21 के दरमियान किया था, लेकिन उसके बावजूद कोई खातर खा नतीजा निकलने में नाकाम रहा। अब उसके अंदर उलमा का रोल भी था जो अफ़गानिस्तान के अंदर गए थे, पाकिस्तान आर्मी का रोल भी था, लेकिन कोई खातर खा चीज़ निकल कर सामने नहीं है। फिर उसके बाद पिछले साल रमज़ान के अंदर उन्होंने अल-बदर का ऐलान किया था, जिसके अंदर मुराद ये था कि टीटीपी के जो लोग हैं उन्हें हुक्म दिया गया था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ उन्हें होता है वो टेररिज्म फैलाएँ, और तकरीबन 1 महीने के अंदर हमें 100 से ज़्यादा अटैक देखने को मिले थे। उसके बाद जून के अंदर दोबारा से सीज़ फायर किया गया जो कि नवंबर 2022 तक चला। नवंबर 2022 से लेकर आज के दिन तक काफ़ी सारे धमाके पाकिस्तान को देखने को मिले हैं, जिसमें पिछले 2 महीनों में 50 से ज़्यादा टीटीपी के अटैक्स हो चुके हैं। फिर उसके अलावा लक्की और बनू में इस वक्त भी आर्मी ऑपरेशन जारी है, और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो टीटीपी की तरफ से भत्तागेज़ी जो है वो पूरे एरियाज़ के अंदर जारी है। फिर उसके अलावा टीटीपी की तरफ से काफ़ी सारे धमाके हमें देखने को मिले थे, जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर एक धमाका करने की कोशिश की गई थी, फिर कोयटा के अंदर धमाका, फिर पेशावर के अंदर रिसेंटली पिछले हफ्ते ही धमाका देखने को मिला था, और कोयटा के अंदर एक और धमाका हमें कुछ दिन पहले ही देखने को मिला है। सो देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान एक नाजुक सूरत हाल के ऊपर खड़ा है, क्योंकि टेररिस्ट पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों को इस वक्त टारगेट कर रहे हैं। पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद और ये तमाम शहर इस वक्त टीटीपी के दहाने पर मौजूद हैं। अब हम आते हैं आखिरी सवाल की तरफ कि आखिर पाकिस्तान इसको कैसे सॉल्व कर सकता है और इस वक्त टीटीपी की मौजूदा हालत क्या है। तो एहसान मसूद टीपू जो कि एक लोकल जर्नलिस्ट हैं, उनके मुताबिक जो आज के तालिबान तकरीबन 7 से 8 हज़ार की फोर्सेस रखते हैं। फिर उसके अलावा अगर हम उनकी फैमिलीज़ को मिला लें तो ये तकरीबन 40 से 50 हज़ार लोग बनते हैं। लेकिन जो ख़तरनाक और तफ्तीशनाक बात टीपू साहब के मुताबिक ये है
कि इनके अपने न्यूज़ चैनल्स भी हैं, फिर उसके अलावा ये रेडियो के ऊपर भी नज़र आते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी इनकी प्रेजेंस मौजूद है। इन तमाम चीज़ों की वजह से उनकी लोकल रिक्रूटमेंट हाईली इंक्रीज़ हो रही है। इन तमाम चीज़ों के लिए एहसान टीपू ने एक वर्ड नया जिहादी का वर्ड इस्तेमाल किया है। इससे मुराद ये है कि हमें काफ़ी जगह पर तालिबानों की तरफ से छोटे बच्चे यानी कि 9 से 14 साल के दरमियान बच्चे भी लड़ते नज़र आते हैं और उनकी ट्रेनिंग भी नज़र आती है, जो कि काफ़ी हॉरिबल बात है। फिर उसके अलावा काफ़ी इनेट इश्यूज़ हैं, जैसा कि काफ़ी पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर सकता। जिस तरह की रिसेंटली स्वात के अंदर हमें काफ़ी लोगों की तरफ से एहतजाज देखने को मिला था जब वहाँ पर तालिबान नज़र आए थे, और जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी मजबूर हो गई थी कि वहाँ पर किसी सूरत भी जो है वो तालिबानों की सरगर्मी पर कंट्रोल किया जा सके। फिर इसके अलावा वीक इकॉनमी और बैंकरप्सी भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी वजह है नेगोशिएट करने की। फिर उसके अलावा फील्ड मिलिट्री ऑपरेशन, जैसा कि पाकिस्तान ने एक दफ़ा ड्रोन हमला किया था तालिबान के ऊपर, लेकिन वो ड्रोन फटने के बजाय वहीं पर रह गया था, तो इससे भी पता चलता है कि काफ़ी जगह पर मिलिट्री कंस्ट्रेंट भी पाकिस्तान को नज़र आते हैं। फिर अफगानिस्तान की तरफ से एक डिप्लोमेटिक फेलियर हमें देखने को नज़र आता है। दैन आइडियोलॉजिकल वारफेयर भी नज़र आती है, जैसा कि काफ़ी पंजाबी तालिबान जो कि पाकिस्तान आर्मी ने और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ने कश्मीर जहाद के लिए तैयार किए थे, वो जाकर TTP के साथ मिल रहे हैं और कोalition कर रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह आपकी आइडियोलॉजिकल फेलियर्स नज़र आती है कि आपकी लोकल आबादी जो है वो दोबारा से जुड़ी है। अगर TTP के हल की बात की जाए तो उस पर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो पूरी मौजूद है, अगर आप चाहें तो वो तफसीलन देख सकते हैं। लेकिन तो TTP को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले इन्हें डीलेजिटिमाइज़ करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो इनकी आइडियोलॉजी जो है उसे हिट किया जा सके, जिसके लिए आपके उलमा और आपकी जो इस्लामिक पार्टीज़ हैं उनकी सपोर्ट हासिल की जा सके। दोबारा से सारी पार्टीज़ इकट्ठी हों और 2014 की तरह दोबारा एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया जा सके, ताकि आपकी तमाम पार्टीज़ एक पेज के ऊपर मौजूद हुए, स्पेशली कि आपकी इस्लामिक पार्टीज़ और आपके पंजाबी तालिबान, जिनको आप पंजाबी तालिबान का नाम देते हैं, वो तमाम एक जगह पर मौजूद हों। दैन उसके अलावा सीज़ फायर जैसे एग्रीमेंट दोबारा ना किया जाए। सीज़ फायर पहले भी पाकिस्तान हमेशा ही से नाकाम हुआ है। पाकिस्तान ने तकरीबन 16 से ज़्यादा मुआहदे TTP के साथ किए हैं और हर मुआहदा हॉरिबल तरीके से ख़त्म हुआ, लेकिन रिसेंटली पाकिस्तान ने दोबारा एक सीज़ फायर किया था। अब इस सीज़ फायर के अंदर तालिबान दोबारा जमा हो जाते हैं, अपनी सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमेशा ये देखा गया कि जब TTP कमज़ोर होती है तो वो सीज़ फायर करती है और दोबारा मजबूत हो जाती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो मजबूत हो और आपके जो है वो प्रिंसिपल के ऊपर आकर वो जो है वो सीज़ फायर कर रही हो। फिर उसके अलावा हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है कि इन तमाम चीज़ों के अंदर हमें पार्लियामेंट का रोल नज़र नहीं आता है। जितनी भी चीज़ें, जितने भी एंटी इंसर्जेंट ग्रुप है, इवन अभी तक हमें TTP के ऊपर हमारी कौमी असम्बली के अंदर कभी कोई बात होती हुई, कोई डिबेट होती नज़र नहीं आती। तो जो एक डेमोक्रेसी का हुस्न होता है जिसके अंदर तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाता है, और वो ऑन बोर्ड गलियों में, चौराहों में या सवाद के अंदर जिस तरह लिया गया उस तरह नहीं लिया जाता, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर ही लिया जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि पार्लियामेंट को इस्तेमाल करें, ना कि कुछ जनरलों की अपने टेबल के अंदर बैठ कर जो है ये डिसीजन लिए जा रहे हों।